प्रिय मित्रों, नमस्कार एवं शुभ प्रभात। भाइयों, आज हम आप लोगों से कुछ खास विषय पे बातचीत करना चाहते हैं, जो विषय बहुत गहरा है और बहुत अच्छा विषय भी है। वो विषय क्या है? वस्त्र। आप जो है कपड़ा कैसा पहनते हैं, कपड़ा कहाँ कैसे पहनना चाहिए, उसके बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। दोस्तों, हमारे देश में अलग अलग कंट्री के लोग भी रहते हैं, अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं और यह देश ऋषि मुनियों का देश भी है और ऋषि मुनियों का देश ही है। अब आप कहेंगे कि वस्त्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं भाइयों, वस्त्र से फर्क पड़ता है। देखिए, उदाहरण स्वरूप, आज उदाहरण बहुत हैं, लेकिन जो अच्छे मानसिकता से हमारी बात सुनेंगे उनको तो समझ में आएगा, और जो कुलसित मानसिकता वाले व्यक्ति हैं उनको मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन भाइयों, किसी को क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मैं तो अपनी बात, जो मुझे ज्ञात है, जिसको मैं समझता हूँ, मैं वो आप लोगों के सामने रखता हूँ। दोस्तों, आपके वस्त्र का आपके जीवन पे बहुत फर्क डालता है। अगर उदाहरण देना चाहता हूँ, अगर ये देश आपका शरीर है तो आपकी सोच, आपका संस्कृत, उसमें ये आत्मा है। दोनों का मिलन या दोनों का सामंजस्य कैसा होना चाहिए, आप समझ गए होंगे। दोस्तों, जब आप किसी ऋषि मुनि से मिलने जाएंगे और आप 3 पीस सूट पहन के, टाई पहन के जाएंगे, तो उस जिस ऋषि से, जिस महात्मा से, जिस आचार्य से मिलने जा रहे हैं, उसके मानसिकता, उसके विचार में आपके प्रति उसका क्या विचार, उनका क्या विचार होगा। लेकिन अगर किसी ऋषि महात्मा से मिलने जा रहे हैं, आप कुर्ता पजामा, कुर्ता धोती, या आपने सिंपल वस्त्र धारण किए हुए हैं, टीका लगाया हुआ है, कोई राम नाम का गमछा धारण किया हुआ है, और आप उनसे मिलने या उनके सभा में जाते हैं, तो आप अलग ही नजर आएंगे। सहसा महाराज जी की जो आचार्य हैं या जो ऋषि मुनि हैं, जो साधु संत हैं, सहसा आपके ऊपर निगाह उनकी जरूर जाएगी और उनको लगेगा ये कुछ सदाचारी व्यक्ति है, ये हमारे से कुछ लेने आया है। तो ये पात्र लगता है, ऐसा पात्र लगता है कि ये कुछ हमारे से लेके ही जाएगा, और वो ऐसा होता है। भाइयों, स्कूल में अपने बच्चों को ड्रेसअप करके क्यों भेजते हैं? बहुत सारे स्कूल हैं, अलग अलग स्कूल के अलग अलग ड्रेस हैं, लेकिन जिस स्कूल में ड्रेस ना हो, एक बच्चा कच्चा बनियान पहन के आ गया है, एक बच्चा फटा हुआ पैंट या फटा हुआ शर्ट पहन के आ गया है, एक बच्चा बहुत अच्छा बन के आ गया है, एक अमीर घर से है, उसने अच्छा ड्रेस पहना हुआ है, तो वहाँ क्या होगा भाइयों? जो बच्चा गरीब घर से है, जो उतना महंगा वस्त्र नहीं खरीद सकता, उसके मन में कुंठा आएगी, कुलसित होगा, वो परेशान होगा, वो ईर्ष्या भाव से देखेगा, अच्छा देखिए मेरे माता पिताजी ने ये नहीं पहनाया, हमें ये नहीं है हमारे पास। बहुत सारी ऐसी बातें होंगी। इसीलिए ड्रेस स्कूल में इसलिए अनिवार्य किया गया है कि सभी बच्चे समान रूप से छोटा बड़ा ना आ सकें, गरीब अमीर ना आ सकें। वस्त्र का कितना बड़ा प्रभाव पड़ा, शायद सहमत होंगे। दूसरा, मैं अपने जीवन की कुछ बातें बताना चाहता हूँ भाइयों। जब मैं सन 82-83 के आसपास की बात है, राजा आयरन फैक्ट्री, रानी झांसी रोड पे, जब मैं रिक्शा चलाया था, 1 महीना 22 दिन हमने रिक्शा चलाया था। तो रिक्शा चलाने के लिए भी हमने क्या किया था, मैंने तब BA फर्स्ट ईयर किया हुआ था, सेकेंड ईयर नहीं किया हुआ था। और मैंने आकर के जब रिक्शा चलाने का निर्णय लिया,
तो मैंने कहा वहाँ भी वेशभूषा होनी चाहिए। रिक्शा वाले की कोई वेशभूषा होती है भाइयों? लेकिन नहीं, हमने क्या किया, हमने हाफ पैंट, खाकी हाफ पैंट और उससे मैच करता हुआ टी शर्ट और शर्ट खरीदा, और किरमिच वाला जूता जो कपड़े से बनता था, जो बहुत पहले स्कूलों में भी पहनने को मिलता था, वो जूता और सॉक्स। और हम पाउंड्स, उस टाइम पाउडर होता था, वो पाउडर और एक छोटी सी सेंट की भी। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी, लेकिन इसका प्रभाव देखिए कितना पड़ता था। और उस टाइम जो मैं साबुन लगाता था, केमी साबुन जो इम्पोर्टेड आता था 25 रुपये का, और एक मोती साबुन आता था, मैं उससे नहाता था। और हमारे पास ज़्यादा वस्त्र नहीं थे, लेकिन जब मैं रात में सोता था तो कच्छा बनियान में सो जाता था, अपने उसी ड्रेस को धुल के सुखा देता था, और सुखा के तौलिया डाल के, पहले पीछे प्रेस वाला होता था, उससे प्रेस करा करके तब पहन के मैं जाता था। और चश्मा भी खरीदा था भाइयों। जब मैं मार्केट में निकलता था काम के लिए, रिक्शा चलाने के लिए, तो हमारे जो कुछ दुकानदार थे वो आश्चर्यचकित हुए, एकाएक खड़े हो जाते थे। उनके दुकान की तरफ जब मैं मुखातिब होता था तो वो खड़े हो जाते थे, अरे कोई कस्टमर आ गया। लेकिन वो जब देखते तो अरे पांडे आजा आजा आजा, ठीक है, तब पांडे आजा आजा होता था, अब कहते हैं पांडे जी आइए आइए। सो वस्त्र का प्रभाव उस टाइम भी हमारे लिए बहुत अच्छा था। अब मैं बताऊं उसका प्रभाव क्या पड़ा। बाज़ार में लोग बैठे रहते थे अपने चक्कर के इंतज़ार में कि कोई सेल हो और हमको चक्कर मिले, और हमें सारे दुकानदार पहले ये देखते थे, यार पांडे को देख, खाली है, कहाँ बैठा हुआ है, पांडे को बुलाओ। क्योंकि जो सामान लेकर जाएगा अगर वो समझदार व्यक्ति है, ड्रेसअप किया हुआ है, उसके शरीर से बदबू नहीं आ रही है, मैला कुचैला कपड़ा नहीं पहना हुआ है, तो कस्टमर भी खुश होगा। और ये कहा जाता है समझदार व्यक्ति को भेजो, बहुत बड़े घर में अलमारी जानी है, समझदार व्यक्ति। समझदार कैसे? आप समझदार तो जितना है उतना होना जरूरी भी है, लेकिन वस्त्र भी आपको समझदार दिखाता है। तो मुझे काम मिलता था, सब लोग बैठे रहते। भाइयों, वही पद्धति शुरू से आज तक मेरे साथ लगी हुई है कि मैं वस्त्र को भी महत्व देता हूँ, कार्य को महत्व देता हूँ, गुणवत्ता को महत्व देता हूँ। और बहुत सारी चीज़ें मेरे जीवन की हैं। मैं स्वावलंबी का सपना, बचपन से स्वावलंबी बनने का, जब 10th में पढ़ते थे, स्वावलंबी बनने का सपना देखा था कि मैं जहाँ भी रहूँगा स्वावलंबी बनूँगा, मैं जीवन भर नौकरी नहीं करूँगा। ऐसा सोच के मैं निकला था, और आज ईश्वर ने वो मेरी सारी मनोकामना पूरी की। ये तो मेरे जीवन का कुछ अंश है भाइयों। अब मैं आपको एक और चीज़ खास बताना चाहता हूँ भाइयों। भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री राम को शायद बहुत कम लोगों ने कभी देखा होगा। 5000 साल पहले की बात है, और श्री कृष्ण जी तो और बहुत साल हो गए हैं। लेकिन भगवान के वस्त्र इतने सुंदर क्यों बनाए जाते, उनकी मूर्तियाँ इतनी सुंदर बनाई जाती हैं कि एकदम जीवंत लगें, और उनको मंदिरों में बैठा के पूजा किया जाता है। राजा रामचंद्र जी क्या थे? एक महाराष्ट्र, एक सम्राट के लड़के थे। लेकिन जब वो गुरुकुल में गए तो पीताम्बर मतलब गेरुआ वस्त्र धारण किया, गुरु के हिसाब से कपड़ा पहना। जब वो वनवास गए तो वनवास का वस्त्र धारण करके गए। जब वो राजगद्दी में बैठे तो हीरा मोती और जवाहरात और अच्छे ड्रेस, सोने का मुकुट, डायमंड लगा हुआ, हीरा मोती लगे हुए बैठे। क्योंकि जैसा जैसा जहाँ जो जरूरत पड़ी वैसा वेशभूषा धारण किया उन्होंने। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का भी हम सुंदर से बंसरी लगाते हैं, मुकुट लगाते हैं, भिन्न भिन्न कपड़े उनको पहनाते हैं जिससे वो सुंदर दिखें। मेरा भगवान, मेरा बड़ा जो है, वो सबसे सुंदर दिखना चाहिए, और उसका घर सबसे सुंदर होना चाहिए। भाइयों, आपका घर कैसा भी हो, लेकिन आप सब लोग मिलके मंदिर बहुत सुंदर बनाते हैं, गुरुद्वारा बहुत सुंदर बनाते हैं, मस्जिदें बहुत सुंदर बनाते हैं, चर्च बहुत सुंदर बनाते हैं, और वहाँ शांति से बैठ के पाठ करते हैं। क्यों वस्त्र की क्यों जरूरत पड़ती है ऐसे? भाइयों, ये बहुत अनिवार्य है कि हमारा भगवान सुंदर दिखना चाहिए। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि आप बिजनेस व्यापार करते हैं। भाइयों, जब आप किसी मीटिंग में जाते हैं जहाँ बड़े बड़े
लोग आए हुए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों से लोगों के मीटिंग करने जाते हैं, तो उनके मीटिंग हॉल में आप बैठेंगे तो आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बढ़िया माल बनाते हैं, तो आप मीटिंग में ऐसा क्यों नहीं करते कि टी शर्ट पहन लिया, उसका कॉलर इधर उठा रहे, और एक हाफ पैंट पहन लिया, चप्पल पहन लिया, चले जाइए मीटिंग में। वहाँ तो ज़रूरत नहीं है भाई, आपसे माल लेना है, माल की गुणवत्ता होनी चाहिए, कपड़े की गुणवत्ता। लेकिन नहीं भाइयों, शायद अगर आप उस ड्रेस में जाएंगे कच्छा बनी, ये हाफ पैंट या फुल पैंट पहन के और टी शर्ट पहन के, और वो भी ढंग से प्रेस न किया हो, तो शायद वो चपरासी ही आपको रोक देगा। आप कौन हैं, आप जितना मर्जी परिचय दे दें तो कहेगा बड़े बाहर खड़े रहो। लेकिन अगर फर्स्ट क्लास ड्रेसअप होकर के आपके शरीर से खुशबू सी आ रही है और वेशभूषा बहुत अच्छा है, तो वो आपको सहम जाएगा, ये तो बहुत बड़े आदमी होंगे, कोई साहब से मिलने आए हैं, साहब से तुरंत बात कराएगा, या आपका पहले से संदेश मिला हुआ है तो आपको वहाँ उचित स्थान पे बिठाएगा, आपका चाय पानी भी पूछेगा। लेकिन आपकी वेशभूषा बहुत अच्छी नहीं है तो आपसे ये तो नहीं पूछ सकता आप किस कंपनी से हैं, किस पद पे हैं। कंपनी पूछ सकता है, पद से पूछेंगे क्या करते हैं, कितनी गुणवत्ता, ये सब नहीं पूछेगा। लेकिन आपको शायद वो ढंग से पानी न पूछे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपका शरीर, ये देश आपका शरीर है, तो संस्कृति आपकी आत्मा है। भाइयों, इस तरह के कितने उदाहरण दे दूं मैं। अब जिस अलग अलग कंट्री के लोगों का अलग अलग लिबास है। अब अमेरिका में जाइए, पाश्चात्य देशों में जाइए, तो उनका ड्रेस है 3 पीस सूट पहन के रखेंगे, टाई पहन के रखेंगे, कोट पैंट तो अनिवार्य होगा। और क्योंकि वहाँ ठंडी लगती है, उस देश में ठंडक ज़्यादा है, उन्होंने अपनी वेशभूषा उस तरह से बना ली है। और अब आप अरब देश में जाएं तो पूरा लबादा पहन के रखते हैं, मतलब सर पे कपड़ा भी बांध के रखते हैं, साफा टाइप का। क्यों? क्योंकि वहाँ रेत इतनी स्पीड में, इतना मिट्टी उड़ती है, इतना रेत उड़ती है कि उनके पूरे शरीर को गंदा कर देगी, शरीर के अंदर घुस जाएगी। लेकिन वो ऐसा पहन लेते कि रेत अगर उड़ती भी है तो वो नीचे गिर जाती है, वो बचे रहते हैं, धूप से बचते हैं। ऐसे हमारे देश में तो हर तरह की वेशभूषा, हमारे ऋषि मुनियों की वेशभूषा देखिए, गेरुआ वस्त्र पहनते हैं और कम वस्त्र पहनते थे जिसे हवा लगे शरीर में। योग तपस्या जब करते थे तो ऊपर वस्त्र बहुत कम रखते थे, बहुत कम वस्त्र पहनते थे, तो और अच्छे लगते थे। ऋषि मुनियों को कभी आपने कहा कि नहीं आपने एक टाई सूट क्यों नहीं पहन रखा है? उनका वही वेशभूषा है। रामदेव जी इतने बड़े बिजनेसमैन भी हो गए हैं, योग में सबसे बड़े हैं। उन्होंने योग सिखा दिया, पूरे संसार को योग सिखा दिया। घर बैठे बैठे लोगों ने बुलाया, सभा आयोजित की योग सीखने के लिए, वो भी सिखाया उन्होंने। आज भी वो कहीं भी जाते हैं तो अपने, क्योंकि वो ऋषि हैं, वो साधु हैं। लेकिन भाइयों, आप मुझे एक चीज़ का आज जवाब दे दीजिए। मैं बहुत सारे मित्रों के व्हाट्सएप सुनता रहता हूँ और बातें सुनता रहता हूँ। हमारे माननीय नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में मैं बड़ा कटाक्ष सुनता रहता हूँ और बहुत ही पीड़ा होती है। जो कुछ कुलसित मानसिकता के व्यक्ति इस समाज में बैठे हुए हैं, वो क्या कहते हैं, अरे सूट बूट की सरकार है, और मतलब एक एक सभा के लिए 2-2 सूट, 3-3 सूट बदलते हैं। कहीं भी जाते हैं मोदी जी के तो सूटों का, कपड़ों का भंडार है। अरे मेरे कुलसित मानसिकता के भाइयों, जरा आप सोचिए कि पहले राजा महाराजा जो हुआ करते थे, वो छोटे छोटे राजा महाराजा भी ऐसा वेशभूषा पहनते थे कि हीरा मोती जवाहरात, साफा मुकुट, ये सब धारण करते थे। ऐसा क्यों धारण करते हैं? 10 राजा अगर बैठा होगा, 10 में जिसका सबसे बढ़िया ड्रेस सेंस होगा, सबसे अच्छे आभूषण पहन रखे होंगे, सबसे अच्छे चमकदार कपड़े पहन रखे होंगे, उनको कहेंगे भाई ये कौन से देश का राजा है। उसकी पहचान वहाँ उससे वेशभूषा से होती है। गुण और विद्या वो सब बाद में देखा जाता है। तो लेकिन मेरे इसी भारत देश में रहने वाले लोग हमारे माननीय मोदी जी के कपड़ों पे बहुत कटाक्ष करते हैं और बहुत पीड़ा होती है। हमारे एक ऐसे मित्र हैं जिन्होंने कम से 50-60 उनका अलग अलग ड्रेस में फ़ोटो संकलन करके और हमें भेजा, दुनिया को भेजा कि देखिए ये मोदी जी तो भगवान स्वामी नारायण से भी ज़्यादा वस्त्रों का उनसे ज़्यादा वस्त्र धारण किए हैं जीवन में।
भाइयों इसका क्या मतलब था? ये तो बड़ी अच्छी बात है। भगवान स्वामीनारायण से आपने उनकी तुलना कर दी, ये तो और अच्छी बात है। लेकिन उनका कहने का मतलब दूसरा भी था, अब आप समझ जाएंगे। ऐसे बहुत सारे हमारे भारतीय लोग हैं जो ये नहीं देखते कि कुछ विदेशी लोग, कुछ स्वदेशी लोग इस देश को लूटते रहे और आपको भी छूट दे रखे थे कि लूटो खाओ, तो आप उनसे खुश थे, आप उन्हीं को चाहते हैं। आज एक बंदा जो ऋषि मुनि की तरह है, जो अगर भगवान शिव के दर्शन करने जाएंगे तो गिरवा वस्त्र पहन के उस तरह से उनका वेशभूषा होगा, जा कर के वहाँ तपस्या भी करके आएंगे। ये दिखावा नहीं है, ये उनकी आत्मा है। उनके अंदर जो आत्मा बैठी हुई है, वो जैसा देश वैसा भेष। अमेरिका अगर मीटिंग में जाएंगे तो सूट बूट में जाना चाहिए। आप क्या चाहते हैं? कच्छा बनियान में चले जाएं या मतलब ऐसा वेशभूषा पहन के जाएं जो राष्ट्र अध्यक्ष न लगे? शर्म की बात है जो आप लोग मोदी जी के बारे में ऐसा सोचते हैं कि वो इतना बढ़िया वस्त्र पहनते हैं। राजा कैसा होना चाहिए? आपके देश के वो अग्रणी हैं, वो राष्ट्राध्यक्ष हैं। अरे उनका तो वेशभूषा, मैं तो ये कहता हूँ कि आप जो कुलसित मानसिकता के व्यक्ति हैं वो भी आज समझ जाओ। आप उदाहरण दो कि मोदी जी को तो यहाँ पे हीरा मोती की माला भी पहन के सूट पे जाना चाहिए, जो अलग नजर आवे उन राष्ट्र अध्यक्षों के बीच में, सहसा उन पे नजर पड़े कि भारत देश से आया हुआ व्यक्ति है, भारत देश के राष्ट्र अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री हैं। लेकिन आप कभी ऐसा नहीं मानेंगे भाइयों। आपने उनके एक सूट की तारीफ नहीं की, बल्कि ये कह दिया सूट बूट की सरकार। लास्ट में उन्होंने आपको संतुष्ट करने के लिए वो सूट भी बेच के 4 करोड़ रुपए में बेच के वो भी समाज को दान कर दिया। ऐसा व्यक्ति आपने देखा है कि कहीं से पुरस्कार मिले और हर साल उस पुरस्कार को बेच के और समाज को दे देते हैं? नहीं मिलेगा ऐसा व्यक्ति, ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं मिलेगा। लेकिन उन कुलसित मानसिकता के जो व्यक्ति बैठे हुए हैं हमारे देश में, वो कभी वो पीड़ा ही झेलेंगे जीवन भर। वो कभी अच्छे को अच्छा कह ही नहीं सकते। मैं कहता हूँ अगर मोदी जी भी कोई गलती करते हैं, वो भी इंसान है, गलती करते हैं, आप जरूर बोलिए, आपका हक है बोलने का, क्रिटिसाइज कीजिए। लेकिन आप उनके वस्त्रों से लिए, वस्त्र के लिए भी क्रिटिसाइज करते हैं। जो एक राष्ट्र अध्यक्ष को अच्छे से अच्छे आभूषण पहनना चाहिए। राजा कैसा होना चाहिए? गरीब दिखना चाहिए। आप क्या देखते हैं? अब भारत देश गरीब है ना? अब गरीब नहीं है, सपेरों का देश नहीं है, हर चीज़ों से परिपूर्ण है ये देश हमारा। और हमारा राष्ट्र अध्यक्ष जहाँ भी जाए वो अलग लगना चाहिए, सबसे धनवान लगना चाहिए। क्योंकि जब आपकी वेशभूषा अच्छी रहेगी तो आपको आदर सत्कार मिलेगा, सम्मान मिलेगा। और कपड़ा वही अच्छा पहन सकता है जिसके अंदर अच्छी बुद्धि होती है, अच्छी कला होती है। आज भी ड्रेस सेंस को बहुत महत्व दिया जाता है भाइयों, को बहुत महत्व दिया जाता है भाइयों। मैं इस पे जितनी चर्चा करूं, जितने आपको बताऊं, और उतना कम है। भाइयों आप मुझे बताइए कि जब आप किसी मैयत में जाते हैं तो आप कैसा ड्रेस पहनना चाहते हैं? 3 पीस सूट पहन के जाना चाहते हैं? लाली लिपस्टिक लगा करके जो हमारी माताएं जाती हैं वो जाएंगी? मेकअप हो करके जाएंगी? नहीं। वहाँ पे आपको उनके दुख में शामिल होना है। और वो आत्मा, वो जीवात्मा उस शरीर को छोड़ के चली गई है। वो ये दिखा रही है कि हमने सबका त्याग कर दिया, आभूषण का त्याग कर दिया, वस्त्रों का त्याग कर दिया, और मैं जैसा आया था वैसा जा रहा हूँ। तो ऐसे की मैयत में जाने के लिए आप बहुत बन ठन के नहीं जाएंगे। आप सिंपल कपड़े, सादे कपड़े पहन के जाएंगे, कुर्ते पजामे में जाएंगे, ढीले वस्त्रों में जाएंगे, मेकअप नहीं किए होंगे, ज्वेलरी ज़्यादा नहीं पहन के रखे होंगे, तो आपको कहा जाएगा कि हाँ हमारे दुख में शामिल होने आए हैं। लेकिन आप दुनिया भर का मेकअप पहन के, ज्वेलरी पहन के और लाल पीले वस्त्र खूब अच्छे पहन के जाएंगे तो मजाक के पात्र हो जाएंगे उस स्थान पे। भाइयों ड्रेस का इतना फ़र्क पड़ता है, जैसा वक्त हो वैसा ही ड्रेस पहनना चाहिए। जब आप किसी अच्छी सभा में जा रहे हैं, शादी ब्याह में जा रहे हैं, तो आप ज़रूरी नहीं कि बहुत 3 पीस सूट ही पहन के जाएं। आप वहाँ पे शादी ब्याह के जो माहौल का कपड़ा होता है वैसा पहन के जाएंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको भी, दूसरों को भी। लेकिन अगर ठंडी का सीजन है तो आप 3 पीस सूट भी पहन के जा सकते हैं क्योंकि आपको ठंड लग रही है। तो मेरा कहने का मतलब है भाइयों, अलग अलग जगहों पे
पूजा स्थल पे जाएंगे तो उस तरह का वस्त्र होना चाहिए। किसी सभा में जाते हैं, शादी समारोह में जाते हैं, वहाँ अलग वस्त्र होना चाहिए। मैयत में जाते हैं, वहाँ का अलग वस्त्र होना चाहिए। स्कूल पढ़ने जाते हैं, वहाँ का अलग ड्रेस होना चाहिए। और ऑफिस जाते हैं, जैसे जैसे आपका काम देश विदेश में बढ़ता है, तो जिस देश में जाएंगे अगर उस देश तरह की वेशभूषा पहन रखेंगे तो आपको लोग अपना समझेंगे। अब मोदी जी किसी भी, हमारे भारत देश में कई स्टेट हैं और अलग अलग स्टेट की अलग अलग परंपराएं, अलग अलग वेशभूषा भी है। अगर वहाँ जाकर के उन लोगों ने अपना सरोपा भेंट कर दिया, किसी ने पगड़ी पहना दी, किसी ने कुछ पहना दिया, किसी ने साल पहना दिया, तो उसका स्वागत करिए, अच्छा मानिए, क्योंकि हम उनसे मिलने जा रहे हैं। उनकी वेशभूषा धारण कर लिया, उन्होंने हमें कोई चीज़ उपहार स्वरूप दिया, तो ये अच्छी बात है, वो लोग अच्छा मानेंगे। अगर उनकी भाषा भी अगर थोड़ा सा बोल दिया आपने, नमस्ते भी उनकी भाषा में कर दिया, तो कहेंगे अरे हमारी भाषा का सम्मान करते हैं। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि हमारे स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका गए थे, एक समारोह में भाषण देना था उनको, तो गेट पे कुछ लोग मिले। उन्होंने कहा कि आप जो है जेंटलमैन बनने के लिए कोट पैंट सूट टाई पहनना चाहिए था, आप तो पता नहीं कैसे उन्होंने कहा ये मेरी वेशभूषा है, ये गेरुआ वस्त्र है, ये मेरे देश की वेशभूषा है। और वेशभूषा से ही सिर्फ इंसान नहीं माना जाता है, उसके अंदर भी अकल होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। बट हमारी वेशभूषा बहुत अच्छी है। और वही वेशभूषा पहने वाला बंदा जब वहाँ पे सभा में जब उन्होंने कहा था ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका, 2 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट हुई थी भाइयों। और जो सूट बूट पहन के गए थे, जो दुनिया भर के वो बना के गए थे, उनका उतना स्वागत नहीं हुआ था। मेरा कहने मतलब वो ऋषि थे, वो त्यागी पुरुष थे, इसलिए उन्होंने ऐसा पहना हुआ था। हमारे आदरणीय माननीय मोदी जी ये राष्ट्राध्यक्ष हैं, ये जिस कंट्री में जाएंगे इनको वैसा कपड़ा पहन के अगर जाते हैं तो ज़्यादा सम्मान मिलेगा। और बुद्धिमान तो बस उनकी गणना और प्रधानमंत्रियों से, विगत प्रधानमंत्रियों से तो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे बहुत ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो अच्छे भी थे और बहुतों ने तो बेड़ा गर्क भी किया है, नाम किसी का नहीं लूँगा, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री आपको न मिला है और आगे मिलता रहे, बस यही दुआ करता हूँ भगवान से। भाइयों, मैं इस पे जितनी भी चर्चा करूं कम है। आप लोग समझ गए होंगे कि कुलसित मानसिकता के जो व्यक्ति हैं वो मोदी जी को नहीं पसंद करते हैं। मोदी जी को वो बंदे नहीं पसंद करेंगे जो दुनिया भर की कंपनियां बना करके और जो है इधर से उधर शेयर खरीद लिया, इसमें उसमें बेच दिया, ये कर लिया, वो कर लिया। वो सारी कंपनियां बंद हो गई हैं ऑलमोस्ट, कितने हज़ार कंपनियों को बंद कर दिया। अब वो बंदा उनसे खुश रहेगा? वो तो गाली देगा। ऐसे भी कुछ बंदे मैं जानता हूँ कि जो फर्जी का बिल बना करके एक्सपोर्ट करते थे और उसका जो एक्सपोर्ट का जो फ़ायदा होता है, नाम नहीं याद आ रहा है, वो रिबेट ले लेते थे उसका। अब वो काम बंद हो गया उनका, तो गाली देंगे, जीवन भर गाली देंगे। जो रिश्वतखोरी करते थे, जो दलाली करते थे, मैं नहीं कहता हूँ कि दलाली बंद हो गई है, बंद भी बहुत मुश्किल है। एक आदमी जब सोच रहा है सारे देश के लोग लग जाएं तो बहुत कुछ कम हो सकता है। आप कौन से ज़माने में बात करते हैं जहाँ जो है मंत्री जी या जो है नेताजी को तो पता ही नहीं होता था कहाँ गए हुए हैं, और उनकी हाजिरी लगती थी, उनको तनख्वाहें मिलती थी और कहीं भी जाएं। आज क्या है, हर कर्मचारी को 9 बजे आकर के अंगूठा दिखाना पड़ता है मशीन में कि हम आ गए हैं, और नहीं आए हैं तो उनका विधिवत पता चलता है कहाँ हैं, छुट्टी पे हैं, बीमार हैं, क्या हैं। ऐसा प्रधानमंत्री की ज़रूरत थी और वो भाग्य से आपको मिला है। इनकी आलोचना ना करें, इनके अच्छे कार्यों का शाबाशी दें, अच्छे कार्यों का वर्णन करें, उत्साह बढ़ाएं, और अगर गलत करते हैं तो उनको क्रिटिसाइज भी ज़रूर करें और अच्छी सलाह दीजिए ना। आज वही चोर उचक्के लुटेरे जो इस देश में लगता था कि सब कुछ वही हैं, विजय माल्या जी, नीरव मोदी जी, कितने को नाम लें, ये भाग क्यों गए भाई? पहले तो नहीं भागते थे, क्योंकि हिस्सेदारी थी सबकी। उनको पैसा देते थे, खुद भी लूटते थे और चले जाओ चले जाओ। लगता था कि ये बहुत बड़ा व्यापार, बहुत बड़ा बिजनेस करने। वो बिजनेस व्यापार सिर्फ उस बैंक का दिखता था। बैंक से दुनिया भर के पैसे लेके और खा गए, लुटा दिए, ऐश कर लिए। जैसे
शिकंजा टाइट होना शुरू हुआ, भाग लिए कि बचो बचो बचो, मोदी आ गया। भाइयों, मानसिकता चेंज कीजिए। आप इस देश के नागरिक हैं, अच्छे स्वभाव से रहिए, अच्छे विचार से रहिए। अच्छा विचार आपको अच्छा फल देगा, लेकिन कुलसित विचार आपको जीने नहीं देगा। जीवन भर भटकते रहेंगे और गालियां देते रहेंगे मोदी जी को भी, और मोदी जी के जैसे जितने भी अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति गाली खाते रहते हैं। मोदी जी तो भाषणों में कहते हैं कि आज तो मुझे इतने करोड़ गालियां मिलेंगी, कोई परवाह नहीं करता। सो भाइयों, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, ये जो वेशभूषा होती है आपके चरित्र पे, आपके शरीर पे, आपके वातावरण को बहुत ज़्यादा फायदा देती है। कहते हैं कि आप रुचि भोजन पराई रुचि कपड़ा। भोजन आप अपने रुचि के अनुसार करेंगे। ज़्यादातर हमारे जो अच्छे प्रधानमंत्री हुए हैं, उन्होंने मांस और ये सब चीज़ों का दिन रात भक्षण नहीं किया है। खिचड़ी खाते थे हमारे अटल जी, मांसाहार भी किया हो मैं नहीं जानता हूँ। हमारे मोदी जी क्या मांसाहार करते हैं? हमारे मोदी जी खिचड़ी दही जो भी सिंपल खाना खाते हैं, और सादा भोजन उच्च विचार। जिसका भी सादा भोजन होगा उसका विचार अच्छा होगा, क्योंकि आप किसी पशु की हत्या नहीं करवा रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं भाई, वो उसमें नहीं जाना चाहेंगे। सो मैं आज अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ भाइयों, और आप लोगों से एक ही निवेदन है कि अच्छे वस्त्र पहनिए। एक ही वस्त्र है, उसको भी साफ़ सुथरा करके पहनिए। चाहे आप लेबर का काम कर रहे हैं, चाहे आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, चाहे मंत्री हैं, नेता हैं, सभी स्वच्छ वस्त्र पहने, अच्छे से अच्छा वस्त्र पहने, बहुत ज़रूरी है। सो मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जय श्री राम बंधुवर।